हेलो एवरीवन, मैं सौरभ दिल्लीवाल आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी कि हम देख चुके हैं, अभी तक आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और उसमें हम देख चुके हैं कि कैसे भारतीय क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने कब्जा करना आरंभ किया। सबसे पहले वो व्यापार करने आए थे, व्यापारिक एकाधिकार स्थापित कैसे किया था, बाकी यूरोपियन कंट्रीज को यहां से भगाकर उन्होंने भारत में व्यापारिक एकाधिकार स्थापित किया। फिर भारत के क्षेत्रों पर कब्जा करना, एनेक्सेशन करना कैसे प्रारंभ किया, ये अपन देख चुके हैं। कैसे उन्होंने मराठों को, मैसूर को कैसे उन्होंने पराजित के साथ ही साथ बंगाल पर उनका कब्जा कैसे हुआ, यह भी अपन देख चुके हैं। अब जब कब्जा कर चुके हैं, ठीक है, अपना शासन चला रहे हैं, रूल कर रहे हैं, तब उन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण भू राजस्व प्रणाली अपनाई है, कौन कौन सी भू राजस्व प्रणाली अपनाई है, उसके बारे में देखना है। यहां से क्वेश्चन प्री में भी और मेन से भी दोनों में पूछता है। ठीक है, तीन महत्वपूर्ण भू राजस्व प्रणाली है, कौन कौन सी है? स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और माहलवाड़ी। ये तीन के बारे में क्वेश्चन प्री में और मेंस में पूछता ही पूछता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन कौन से? स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और माहलवाड़ी। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले देखते हैं यहाँ स्थायी बंदोबस्त। पहले देख रहे हैं क्या? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। इसी का नाम और क्या है? जमींदारी व्यवस्था, या फिर इसी को बोलते हैं क्या? इस्तमरारी व्यवस्था या इस्तमरारी बंदोबस्त। ठीक है, क्या क्या नाम है इसका? स्थायी बंदोबस्त, या इसी को बोलते हैं जमींदारी व्यवस्था, या फिर इसी को बोलते हैं क्या? इस्तमरारी व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, कब लाई गई है भारत में? 1793 में, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस एवं उनके एक सहयोगी, नाम क्या है? सर जॉन सोर। नाम क्या है? सर जॉन सोर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्री में ऐसा ही पूछता है कि स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किनके द्वारा लॉन्च की गई थी? कौन है वो? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस और उनके सहयोगी है, नाम क्या है? जॉन सोर। नाम क्या है? जॉन सोर। आपको याद करना है, कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस और जॉन सोर। कब लाई गई है? 1793 में। अब ये व्यवस्था है क्या? ये व्यवस्था है क्या? स्थायी बंदोबस्त है क्या? ध्यान देना, इससे एक नाम और क्या है? जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था नाम से समझ में आ रहा है, जमींदार से रिलेटेड है। ध्यान देना, इस व्यवस्था के अंतर्गत एक प्रावधान किया गया। प्रावधान ये कहता है कि जो भी भूमि है वो सब एक जमींदार की मानी जाएगी। ठीक है, तो मतलब जमींदारों को ही भूमि का स्वामी मान लिया गया है, ना कि किसानों को। किसानों की जगह जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया है। मतलब क्या है? टैक्स देने के लिए जमींदार ही क्या रहेंगे? उत्तरदायी रहेंगे। उनको ही टैक्स देना पड़ेगा। जमींदार जो है उनको ही सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। अब जमींदार के ऊपर है कि वो किसानों को कितना भूमि दिया और उनसे कितना उपज प्राप्त कर रहा है, ये जमींदार के ऊपर छोड़ दिए। ठीक है, लेकिन जो जमींदार है वो देगा टैक्स इसको, अंग्रेजों को। इसी कारण व्यवस्था को क्या बोला गया है? जमींदारी व्यवस्था बोला है, क्योंकि अंग्रेजों से कम्युनिकेशन कौन कर रहा है? केवल और केवल जमींदार कर रहा है, ना कि किसान खुद कर रहे हैं। मतलब क्या है? जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया है। जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया है और वो ही क्या कर रहे हैं? अंग्रेजों के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो ही टैक्स देने के लिए उत्तरदायी है। अब प्रावधान ये किया गया है कि जो इस समय मतलब 1793 के समय में या उससे पहले जो भी टैक्स लग रहा था वही टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, वही टैक्स देना पड़ेगा। और उस टैक्स को कलेक्ट कौन कर रहा है? जमींदार कर रहा है। उस टैक्स को जमींदार कलेक्ट कर रहे हैं किसानों से। ठीक है, केवल मालिकाना हक किसका बताया गया है? जमींदार का बताया गया है, लेकिन जो किसानों का भूमि है उसमें वो खेती खुद कर रहे हैं। ठीक है, इनको मतलब किससे है? केवल और केवल पैसे से है। अब कोई भी दे, ठीक है, अंग्रेजों का कहना है क्या कि पैसा कोई भी दे, और इसी कारण चीजों को कॉम्प्लिकेट ना करते हुए कह रहे हैं क्या कि हमको तो पैसे से मतलब है, हमको पैसा कौन देगा? जमींदार देगा। अब जमींदार की ड्यूटी है कि वो किससे कितना पैसा ले रहा है, हमको इतना पैसा चाहिए, ये उन्होंने डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब जमींदार क्या अपना रहा है कि जो भी टैक्स वसूल रहा है, जो भी टैक्स वो किसानों से वसूलेगा उसका 10/11 भाग वो अंग्रेजों को टैक्स के रूप में देगा और 1/11 भाग स्वयं रखेगा। ठीक है, जो भी टैक्स वो किसानों से वसूल रहा है उसका 10/11 भाग किसको देगा? अंग्रेजों को देगा, और 1/11 भाग स्वयं रखेगा। यह व्यवस्था की गई है इस स्थायी बंदोबस्त में। क्या बोल रहा हूं मैं? जो भी टैक्स वह किसानों से वसूल रहा है उसका 10/11 भाग
अंग्रेजों को टैक्स के रूप में देना पड़ेगा और 1/11 भाग जमींदार स्वयं के पास रहेगा। इसी को हम लोग क्या बोले हैं, स्थायी बंदोबस्त बोले हैं, या फिर बोले हैं जमींदारी व्यवस्था, या फिर क्या बोले हैं, इस्तमरारी व्यवस्था। ध्यान देना, यह बंदोबस्त, यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा एवं कर्नाटक क्षेत्र पर, बंगाल, बिहार, उड़ीसा एवं कर्नाटक क्षेत्र पर लागू थी, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत का लगभग 19% हिस्सा आता था। मतलब ब्रिटिश भारत के लगभग 19% क्षेत्र पर स्थायी बंदोबस्त वाली भू राजस्व प्रणाली लागू थी। क्लियर है? अब क्वेश्चन अगर आ गया कि स्थायी बंदोबस्त बारे में लिखिए, स्थायी बंदोबस्त के बारे में लिखिए, या जमींदारी व्यवस्था के बारे में लिखिए, या इस्तमरारी व्यवस्था के बारे में लिखिए। पहला लाइन क्या है, पहला लाइन क्या है, स्टार्ट करना कि इसका अन्य नाम क्या है, जमींदारी व्यवस्था या फिर इस्तमरारी व्यवस्था। ठीक है, जो भी अगर सपोज इसके नाम से आएंगे, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त के नाम से आया तो पहला लाइन में इसका निकनेम लिखना है। इस व्यवस्था को जमींदारी व्यवस्था या इस्तमरारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर पूछ दिया जमींदारी व्यवस्था के बारे में तो लिखना इस व्यवस्था को स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अगला लाइन क्या है, इस व्यवस्था को 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस एवं जॉन सोर के द्वारा कहां लागू किया गया था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक एवं उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्रों पर लागू किया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया, तथा जमींदारों को कुल संग्रह का 10/11 भाग कर के रूप में अदा करने की बात कही गई थी। ठीक है, अंत में लिखने क्या, यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के लगभग 19% क्षेत्र पर लागू थी। क्लियर है? ये आंसर आपका खत्म होता है, स्थायी बंदोबस्त के बारे में आंसर खत्म होता है। ठीक है, देखते हैं अगली व्यवस्था के बारे में। कौन सी है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, ध्यान देना, अभी क्या हुआ था, स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया था, लेकिन रैयतवाड़ी में क्या है, किसानों को भूमि का स्वामी माना जाएगा। ध्यान देना, रैयत जो साउथ वाला एरिया, जो साउथ का एरिया है, मद्रास वाला एरिया है, वहां पर उस समय किसानों को रैयत के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, जो साउथ का एरिया मद्रास वाला, वहां पर किसानों को उसमें क्या बोलते हैं अपन, रैयत बोलते हैं। मतलब क्या है, इस बार सरकार किसानों से सीधा संपर्क स्थापित करेगी और इसी कारण क्या बोला, इसको रैयतवाड़ी व्यवस्था का बोला गया। क्या बोला गया, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयत का मतलब क्या है, किसान है, और सरकार है, जो अंग्रेज सरकार है, ब्रिटिश सरकार है, वो डायरेक्ट किसानों से सीधा संपर्क स्थापित कर रही है। इसी कारण क्या बोला गया, इस व्यवस्था को रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया है, क्योंकि सरकार, तो ब्रिटिश सरकार है, सीधा किसानों से राजस्व संबंध स्थापित कर रही है। इसी कारण इस व्यवस्था को रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया है। स्टार्ट किसने किया है, कैप्टन रीड एवं टॉमस मुर्रो जी ने। कैप्टन रीड एवं टॉमस मुर्रो को श्रेय आता है रैयतवाड़ी व्यवस्था आरंभ करने का। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था को आरंभ करने का श्रेय कैप्टन रीड एवं टॉमस मुर्रो जी को जाता है। याद करना आपको, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। बिना में अगर आप ये फैक्ट डाले बिना आपको आंसर कंप्लीट करते हो तो मार्क्स कटेगा, फॉर श्योर कटेगा मार्क्स। ठीक है, इसी कारण स्टार्ट किसने किया है, ये तो बिल्कुल आपके आंसर में आना ही चाहिए। कैप्टन रीड एवं टॉमस मुर्रो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को लॉन्च किया था, जिसके अंतर्गत सरकार ने किसानों से डायरेक्ट राजस्व संबंध स्थापित किया। यहां क्या कर रहे थे, यहां पर जमींदारों के साथ राजस्व संबंध स्थापित किया, बल्कि रैयतवाड़ी में, जबकि रैयतवाड़ी में उन्होंने किसानों से सीधा राजस्व संबंध स्थापित किया। मतलब जो किसान है इंडिविजुअली वही कर देंगे, ना कि जमींदार कर देगा, सीधा किसान ही कर देंगे, किसको, सरकार को देंगे। इसी कारण क्या बोला गया, किसानों के साथ सीधा राजस्व संबंध स्थापित किया गया है सरकार के द्वारा। अब देखते हैं कितना ले रहा है, ध्यान देना, अपनी उपज का 33 से 50% भाग, 33 से 50% भाग तक कर के रूप में लिया जा रहा है इस रैयतवाड़ी व्यवस्था में। इस रैयतवाड़ी व्यवस्था में उपज का 33 से 50% तक का भाग कर के रूप में लिया जा रहा है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, ठीक है,
रैयतवाड़ी व्यवस्था का ट्रायल, रैयतवाड़ी व्यवस्था का ट्रायल कब लिया गया है? 1792 में। 1792 में तमिलनाडु के 12 महल में, ठीक है, मद्रास वाले इलाके हैं, तमिलनाडु के 12 महल में पहली बार इसका ट्रायल किया गया था। पर देखते हैं ना व्यवस्था पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है, जब हमने पंचायती राज लागू किया था, मैंने नहीं किया था, सरकार ने किया था, तो उसका पहले ट्रायल लिए थे। वैसे ही रैयतवाड़ी व्यवस्था का भी ट्रायल लिया गया है। कहां लिया गया है? तमिलनाडु के 12 महल में इस व्यवस्था का ट्रायल लिया गया था। कब? 1792 में इनका ट्रायल लिया गया था। और धीरे धीरे जैसे ही सरकार को लगा कि ये जो व्यवस्था है सटीक है, सक्सेसफुल है, और धीरे धीरे आते आते 1820 आते आते यह व्यवस्था पूरे मद्रास प्रांत में लागू हो गई है। ठीक है, ट्रायल कब हुआ था? 1792 में तमिलनाडु के 12 महल में। लेकिन जब सरकार को लगा कि मामला फिट है, तो अब धीरे धीरे 1820 तक आते आते यह रैयतवाड़ी व्यवस्था पूरे मद्रास प्रांत में लागू हो गई है। अब जब मद्रास प्रांत में अच्छा सही चल रहा है, तो क्यों ना इस व्यवस्था को और जगह फैलाते हैं। इसी कारण 1825 तक यह रैयतवाड़ी व्यवस्था पूरे बंबई प्रांत में भी लागू हो गई। मतलब मद्रास साथ ही साथ पूरा बंबई प्रांत। अब इन दोनों जगहों पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हो चुकी है। ठीक है, इसी क्या बोले हैं? ब्रिटिश भारत के लगभग 51% भाग पर, लगभग 51% भाग पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी, जिसमें मद्रास, बंबई, पूरी बंगाल एवं असम शामिल था। जिसमें मद्रास, बंबई, पूरी बंगाल एवं असम शामिल था। ये खत्म होता है कि आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था आपका समाप्त होता है। ठीक है, क्लियर है? देखते हैं अब महालवाड़ी के बारे में, देखते हैं अपन महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में। देखते हैं अगली व्यवस्था महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी अपन समाप्त कर चुके हैं। अब देख रहे हैं भू राजस्व की अगली प्रणाली या अगली व्यवस्था महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में। ठीक है, जनक कौन है? इसके जनक है कौन है? हॉल्ट मैकेंजी। कौन है? हॉल्ट मैकेंजी जी इस महालवाड़ी व्यवस्था के जनक हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, आपको तीनों का याद रखना है। स्थायी बंदोबस्त के कौन है, रैयतवाड़ी कौन है और महालवाड़ी कौन है, क्योंकि इस ये क्वेश्चन आता प्री में ऐसे ही आता कि इस व्यवस्था के जनक कौन है। साथ ही साथ जब आप मेंस में आंसर लिख रहे हैं, तब हर व्यवस्था के जनक के बारे में लिखिए, उनका नाम लिखना ये मैंडेटरी है, जरूरी है। ठीक है, इसके बिना आपको अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा। हॉल्ट मैकेंजी है वो महालवाड़ी व्यवस्था के जनक हैं। अब महाल क्या होता है? हमने देखा है पहले स्थायी बंदोबस्त को, इसी को क्या बोले हैं? जमींदारी व्यवस्था ही बोले हैं। स्थायी बंदोबस्त को ही जमींदारी व्यवस्था बोले हैं। नाम समझ में क्या था? जमींदारों से संबंध स्थापित किया गया था। फिर हमने देखा रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में। रैयत इसको बोलते हैं। उस समय दक्षिण भारत में किसानों को क्या बोलते हैं? रैयत बोलते थे। और क्योंकि किसानों से सीधा संबंध स्थापित किया गया था, इसी कारण व्यवस्था को क्या बोले? रैयतवाड़ी व्यवस्था बोले। ध्यान देना, बात कब की है? 1822 की बात है। बात कब की है? 1822 की बात है। और इस समय मतलब 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग वाले एरिया में। ठीक है, 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग वाले टाइम पीरियड में, स्टार्टिंग वाले टाइम पीरियड में उत्तर भारत में गांव या गांवों के समूह क्या बोलते हैं? हम महाल बोलते हैं। ठीक, बात कब की है? 1822 की बात है। इस समय जो उत्तर भारत है वहां पर गांव या गांवों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? महाल बोलते हैं। मतलब क्या है? सरकार अब गांव के आधार पर या गांवों से राजस्व संबंध स्थापित करने वाली है। गांव से राजस्व संबंध स्थापित करने वाली है। इसी कारण हम क्या बोले हैं? इसे महालवाड़ी व्यवस्था बोले हैं। क्या बोले हैं? महालवाड़ी व्यवस्था बोले हैं। महाल का मतलब क्या है? उस समय तत्कालीन भारत में, उत्तर भारत में गांव या गांवों के समूह को महाल कहा जाता था। और अब सरकार जो है उन गांवों से या गांवों के समूह से राजस्व संबंध स्थापित करने वाली है। इसी कारण क्या बोले हैं? इस को महालवाड़ी व्यवस्था बोले हैं, जिसके जनक कौन है? हॉल्ट मैकेंजी है। जनक कौन है? हॉल्ट मैकेंजी है। इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकार ने गांवों से राजस्व संबंध स्थापित किया। मतलब जो गांव है
उस गांव के आधार पर टैक्स निर्धारित किया गया है। उस गांव के आधार पर टैक्स निर्धारित किया गया है कि हमें एक गांव से इतना टैक्स चाहिए, हमें एक गांव से इतना टैक्स चाहिए। अब गांव के जो नागरिक हैं, जो किसान हैं, वो आपस में मैनेज कर ले भाई कि किसका फसल अच्छा हुआ है, किसका खराब हुआ है, ठीक है, वो उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन गांव के आधार पर अगर अंग्रेज बोल रहे हैं एक गांव से इतना टैक्स चाहिए, मतलब उनको इतना टैक्स चाहिए। अब गांव के जो किसान हैं इंडिविजुअली देख ले भाई कि किसका फसल अच्छा हुआ, किसका खराब हुआ है, किसको कितना टैक्स देना है, ठीक है, वो गांव के निवासी के ऊपर निर्भर है। लेकिन जो अंग्रेज हैं वो क्या बोल रहे हैं, हमें केवल टैक्स से मतलब है। और टैक्स कौन देगा, जो गांव का प्रमुख है, जो गांव का प्रमुख है वो हमको जो भी निर्धारित किया गया टैक्स है वो इस तारीख तक दे देगा। इसी को हम लोग क्या बोले हैं, महालवाड़ी व्यवस्था बोले। क्या बोले हैं, महालवाड़ी व्यवस्था बोले हैं। ध्यान देना, पूरे ब्रिटिश भारत के लगभग 30% क्षेत्र पर, पूरे ब्रिटिश भारत के लगभग 30% क्षेत्र पर यह महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। पूरे ब्रिटिश भारत के लगभग 30% क्षेत्र पर, मैं भारत नहीं बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, ब्रिटिश भारत, जिन क्षेत्रों पर अभी अंग्रेजों का हुकूमत है, उनका शासन है, उसके 30% भाग पर क्या है, महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। ध्यान देना, अब समय के साथ साथ जो कर की दर है, इस महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत जो कर की दर निर्धारित की गई है उसमें समय के साथ साथ कुछ परिवर्तन हुए हैं। देखते हैं उन परिवर्तन के बारे में, देखते हैं उन परिवर्तनों के बारे में। जब महालवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा 1822 में लागू की गई है, उस समय उपज का 80% भाग, उस समय उपज का 80% भाग कर के रूप में निर्धारित किया गया था। ठीक है, जब उन्होंने यह व्यवस्था अपनाई उस समय उपज का 80% मतलब 80% भाग कर के रूप में निर्धारित किया गया था। सोच लीजिए कितनी भयंकर व्यवस्था है। केवल 20% भाग किसान अपने पास रहेगा और पूरा 80% कर के रूप में देना पड़ा है। मतलब क्या है, किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ है इस महालवाड़ी व्यवस्था के द्वारा। लॉन्च किसने किया था, हॉल्ट मैकेंजी ने लॉन्च किया था। अब कुछ समय पश्चात एक बहुत ही उदार व्यक्ति, उदार गवर्नर, नाम क्या है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या नाम है, लॉर्ड विलियम बेंटिक जी गवर्नर जनरल बनकर कहां है, भारत आए हैं। गवर्नर जनरल बनकर लॉर्ड विलियम बेंटिक जी कहां हैं, भारत आए हैं। ठीक है, और इनके समय में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में एक व्यक्ति है, नाम क्या है, मार्टिन बर्ड। क्या नाम है, मार्टिन बर्ड जी, जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोगी हैं, जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोगी। और उन्होंने इस व्यवस्था के, इस महालवाड़ी व्यवस्था में जो कर निर्धारित की है, जो कर की दर निर्धारित की गई है, उसमें परिवर्तन किया है। इस मार्टिन बर्ड ने परिवर्तन किया है। परिवर्तन क्या किया है कि अब उपज का 66% भाग कर के रूप में अदा करना पड़ेगा। 80 से कितना कर दिया है, 66 कर दिया। किसने, मार्टिन बर्ड ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। बात कब की है, 1833 की बात है। बात कब की है, 1833 की बात है, जब लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोगी मार्टिन बर्ड जी ने कर की दर को कम किया है, किसानों को थोड़ी राहत दी है। ठीक है, अब 66% उपज का 66% भाग कर के रूप में निर्धारित किया गया है। एक बार क्वेश्चन पूछा है, महालवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन है, और वहां पर नाम नहीं किसका, हॉल्ट मैकेंजी का नाम नहीं है। ऑप्शन में क्या दिया था, मार्टिन बर्ड दिया हुआ था। ठीक है, हॉल्ट मैकेंजी जी का नाम नहीं था, ऑप्शन में क्या था, मार्टिन बर्ड। और आपको निकटतम आंसर पे टिक लगाना है, क्योंकि अब जो 5 ऑप्शन वाला है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन हट चुका है, मतलब कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको निकटतम आंसर लगाना है, तो निकटतम क्या है, मार्टिन बर्ड हो गया, क्योंकि हॉल्ट मैकेंजी ऑप्शन में नहीं है, इसी का निकटतम क्या हो गया है, मार्टिन बर्ड हो गया। जनक तो नहीं है, लेकिन उन्होंने टैक्स को कम किया था। किसने, मार्टिन बर्ड ने, जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोगी थे। ठीक है, अब आगे चलकर एक व्यक्ति है, नाम क्या है, लॉर्ड डलहौजी। नाम क्या है, लॉर्ड डलहौजी। और ये जब भारत में आएंगे तब इन्होंने 1855 में इस महालवाड़ी व्यवस्था की दर को और कम किया। कितना कर दिया, अब 33%। कितना कर दिया, 33%। मतलब अब उपज का 33% भाग कर के रूप में अदा करना पड़ेगा। यह प्रावधान किसने किया है, लॉर्ड डलहौजी ने किया। किसने किया है, लॉर्ड डलहौजी ने किया है। क्लियर है, खत्म होता है कि आपका कंपनी के अंतर्गत भू राजस्व व्यवस्था आपका समाप्त होता है। ठीक है, इसके बाद देखने वाले अपन क्या कि ब्रिटिश गवर्नर्स के द्वारा
कौन कौन सी नीतियां अपनाई गई हैं। ठीक है, युद्ध अपन देख चुके हैं, युद्ध को छोड़कर और कौन कौन सी ऐसी नीतियां हैं जिनके संक्रमण के द्वारा उन्होंने भारतीय क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित किया। ठीक है, अभी टाइम नहीं है कि मैं चाह रहा हूं क्या कि जो पूरा टॉपिक है एक क्लास में खत्म हो, और उस चीज को समझाते हुए एक क्लास आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, उस पूरे टॉपिक को समझाते हुए आपका एक क्लास पूरा खत्म हो जाएगा। इसी कारण एक नए दिन से स्टार्ट करेंगे, जो मैं बोल रहा हूं कि कैसे। ठीक है, सबसे पहले कौन है, रॉबर्ट क्लाइव है। रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन व्यवस्था आरंभ की। फिर है वॉरेन हेस्टिंग्स है, लॉर्ड कॉर्नवालिस है। ठीक है, डलहौजी है। ठीक है, बीच में कौन है, वेलेस्ली आया। कौन आ गया, वेलेस्ली आया है। फिर लास्ट में कौन आया है, डलहौजी आए हैं। ठीक है, और इन सब ने कौन कौन सी व्यवस्था अपनाई है, कौन कौन से नए तरीके अपनाए हैं भारत पर कब्जे करने के लिए, यही सब अपन को पढ़ना है। पूरे एक दिन में उसको कवर करना है, और ये क्वेश्चन 8 या 10 मार्क्स में पूछ सकता है आपको, 8 या 10 मार्क्स में आपको पूछ सकते हैं। उसके बारे में कल पढ़ेंगे, लेकिन यहां से क्वेश्चन पूछना मैंडेटरी है। ठीक है, मेरा दिल कहता है कि आएगा ही क्वेश्चन यहां से कि स्थायी बंदोबस्त के बारे में बताइए, रैयतवाड़ी में बताइए, या महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में बताइए 4-4 मार्क्स में। या फिर पूछ सकता है कंपनी के द्वारा अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था पर टिप्पणी कीजिए 8 मार्क्स में। ये दोनों क्वेश्चन, मतलब ये चारों क्वेश्चन आप लिख के लाएंगे। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त के बारे में, रैयतवाड़ी के बारे में, महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में, साथ ही साथ इन तीनों क्वेश्चन को कंबाइन करते हैं। पूछ रहा हूं क्वेश्चन क्या, कंपनी के अंतर्गत या कंपनी के द्वारा अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था पर टिप्पणी कीजिए 8 मार्क्स में। ठीक है, ये आपको लिख के लाना है। थैंक यू क्लास।